एक वर्ष यानी संवत्सर से 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। एक वर्ष यानी संवत्सर से 6 ऋतुएं मानी जाती है। और इसके 2 आयन होते हैं। आयन का मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन। आपने सुना होगा कभी कि अभी सूर्य देवता दक्षिणायन में जाएंगे या उत्तरायण में जाएंगे, राइट। जैसे ही मकर संक्रांति आती है उस दिन बोलते हैं भगवान सूर्य भगवान जो है दक्षिणायन में जा रहे हैं, उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जा रहे हैं या दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। ऐसे कई बार हम लोग सुनते रहते हैं। तो उत्तरायण में क्या होता है? उत्तरायण में सूर्य बल अधिक हो जाता है, जिससे सूर्य मनुष्यों का बल अपनी ओर खींचकर न केवल मनुष्यों का, इस धरती पर जितने भी जीवधारी हैं, सभी जितने भी जीव जंतु हैं, सबका बल अपनी तरफ खींच लेता है, इवन धरती का भी, है ना। तो इसके ऊपर से सारा बल अपनी ओर खींचकर उन्हें निर्बल बना देता है। तो जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सूर्य देव जो है अपने तेज से सारा बल चूस लेते हैं। मतलब ऐसा समझिए, स्टोव लगा के कहते हैं ना, अभी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, अभी जून के महीने में क्या जबरदस्त वाली गर्मी पड़ रही है, पसीने रुकने का नाम नहीं ले रहे। वैसे ही बिना कुछ किए ही आपका जो है शरीर का पसीना बाहर निकलता जा रहा है, राइट। बिना कोई श्रम किए, बिना कोई मेहनत किए, और मेहनत करने वालों को तो पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो ये सारा जो क्रम है, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सब ऋतुओं को जन्म देता है। तो उत्तरायण में क्या होता है? उत्तरायण में सूर्य बल अधिक हो जाता है और सभी जीव जंतुओं का बल अपनी ओर खींच लेता है। दक्षिणायन, ये सूर्य बल कम होने के कारण, मतलब दक्षिणायन में क्या होता है, सूर्य का बल कम हो जाता है। तो बल होने के कारण मनुष्यों का बल या धरती के जीवों का बल अधिक होता है। यह प्रकृति के अपने स्वभाव में होता ही है। ये सभी प्रकृति के जीव जंतु हैं, उनमें इसका स्वभाव देखा जा सकता है, ये स्वाभाविक है। नेक्स्ट पेज पर अपन देखेंगे। नेक्स्ट पेज कर दीजिए आचार्य जी। अब समझना ये शेष है कि ये जो दक्षिणायन और उत्तरायण है, ये क्या है, इनका क्रम कैसे चलता है, ठीक है, इसको जानना शेष है। उत्तरायण को अग्नेय काल का आदान काल भी कहते हैं। अग्नेय काल इसलिए कहा जाता है कि इसमें सूर्य का बल बढ़ जाता है और अग्नि तेज होने लगती है। अग्नि तेज होने लगती है। तो प्रकृति में बढ़ने लगता है, शरीर में हेलो, सर आवाज कटने लग गई है यहाँ से, आवाज साफ नहीं आ रही, कट रही है आवाज। कहीं और थोड़ा थोड़ा ठीक है, आवाज चल रहा है, आप कंटिन्यू रखिए, बीच बीच में आ रहा जा रहा है। एक बार बोलिए तो। हाँ जी, हाँ जी। तो हम कंटिन्यू जैसा आप बता रहे हैं, जहाँ करेगा वहाँ उत्तरायण को अग्नेय काल या आदान काल भी कहा जाता है, जबकि दक्षिणायन को क्या कहते हैं? दक्षिणायन को विसर्ग काल भी कहते हैं। सौम्य या विसर्ग काल भी कहा जाता है। सौम्य का मतलब ठंडा, विसर्ग काल भी कहा जाता है। तो उत्तरायण में 3 ऋतुएं आती हैं। उत्तरायण में सिर्फ
तीन ही ऋतुएं आती हैं। तीन ऋतुएं कौन सी होती हैं? तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, दक्षिणायन में बाकी फिर तीन कौन सी? वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, ये हमारे सामने चार्ट है। इस चार्ट से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी ऋतुएं कौन कौन से समय में आ रही हैं। तो उत्तरायण में हमने क्या देखा? शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। शिशिर, बसंत और ग्रीष्म, तीन ऋतुएं यहाँ देखते हैं उत्तरायण काल में। तो सूर्य देव जो है उत्तरायण में चले जाते हैं, तभी हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। चाहे पंजाब में लोहड़ी हो या पोंगल साउथ में, इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इस स्थिति को जाना जाता है। अपनी अपनी भाषा क्षेत्र, अपनी अपनी जो उसके आधार पर या अपनी अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर इसके नामकरण त्योहार के मनाने के क्रम रहते हैं। तो हम फिर से रिपीट कर देते हैं। उत्तरायण में तीन ऋतुएं होंगी। कौन कौन सी होंगी? शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। दक्षिणायन में बाकी की जो तीन ऋतु होंगे वर्षा, शरद और हेमंत, इस तरह से देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा तो समझते हैं। तो उत्तरायण देखें तो आधान काल या अन्य काल कहा जाता है। चार्ट के सामने लिखा है, चार्ट के अंदर लिखते हैं तो उत्तरायण या आधान काल या अन्य। आवाज आ गई? फिर से शुरू करूं? जी जी, आवाज आ गई। थैंक यू। तो उत्तरायण और दक्षिणायन काल में केवल यही अंतर देखने को मिलेगा। उत्तरायण में हमेशा सूर्य बलि हो जाते हैं और दक्षिणायन में आने के बाद उनमें सौम्यता नजर आती है। उस समय चंद्रमा बलि होता है। ज्योतिष के भी सारे पैरामीटर इसी पर आधारित होते हैं और चंद्रमा का बल और समुद्र के बल में भी आपको देखने को मिलेगा इसका अंतर। तो जब चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है तो सौम्यता ज्यादा रहती है, वातावरण ठंडा रहता है, क्योंकि चंद्रमा को हम शीतल मानते हैं। दक्षिणायन में विसर्ग काल इसलिए कहा गया है, विसर्ग यानी सौम्य काल भी इसको कहा गया है। तो ये सौम्य में क्या है कि सौम्यता रहती है, उसमें ठंडापन रहता है। तो हमारे शरीर में भी वर्षा के ऋतु में पानी आ जाता है तो हम ठंडे हो जाते हैं। चाय पीने की इच्छा होती है, चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं, है ना। तो ये ऐसे क्रम जो है हमें इसी ऋतु में देखने को मिलते हैं। चाहे हम कुछ करें ना करें, लेकिन हम आयुर्वेद को जीते आए हैं। अचानक कोई भाई बहन परिवार में, कुटुंब कबीले में कोई व्यक्ति हमारा इच्छित परिचित मित्र कहीं से भी अपने घर आता है भीग करके, तो हम क्या करते हैं? वही आयुर्वेद उसके ऊपर आजमाते हैं। अच्छा ठीक है, तुलसी काली मिर्ची वाली चाय पिला देते हैं आपको अदरक डाल करके, तो बंदे का सब कुछ ठीक होने लगता है। भीग के आया और छींक मार रहा होता है ना। तो इस तरह से जो क्रम, हम आयुर्वेद को बचपन से जीते आए हैं। लेकिन ये एक बड़ा सौभाग्य नहीं रहा हमारा कि हमें किताबों में पढ़ाया गया हो। बाकी सब विटामिन B12 वगैरह सब पढ़ा दिया जाता है, बाकी जो चीजें नहीं पढ़ाई होती हैं। जो जीते हैं हम पढ़ नहीं पा रहे, और जो नहीं जी रहे हैं उसको पढ़ने को मजबूर हैं।
तो ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे सामने है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ सौम्य काल, विसर्ग काल जो है देखने को मिला है दक्षिणायन में। तो अब यहाँ पर क्या है, वर्षा, शरद और हेमंत, ये अपना चार्ट दिख रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सूर्य कम बलवान माना जाता है, वायु शीतल, यानी इसमें क्या है, हवा का ठंडापन पाया जाता है। बारिश वारिश अभी आ जाएगी जुलाई के महीने में, आप देखिएगा जुलाई 15 जुलाई के बाद में थोड़ी सी वायु में भी शीतलता देखने को मिलेगी। तो सूर्य कम बलवान होता है और वायु ठंडी होने लगती है। मनुष्य बल उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। मनुष्य का बल यहाँ से सौम्य काल शुरू होता है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। 6 महीना आप देख लीजिए, 2 महीना, मतलब ये शिशिर ऋतु के बाद से पहली ऋतु होगी शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। उसके बाद में दक्षिणायन की माने तो हम वर्षा, शरद और हेमंत, इस तरह। तो नेक्स्ट पेज पर अपन पढ़ते हैं इन्हीं ऋतुओं का क्या कंडीशन रहेगा, कैसे क्या क्रम चलता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चार्ट में हमने देखा था, अब हम एक और नीचे एक और चार्ट देखते हैं जिसमें मनुष्य का बल। अब इसको देखेंगे उत्तम, मध्यम और निम्न, यानी बल उत्तम यानी बहुत अच्छा बलवान रहता है व्यक्ति, उसका सिस्टम सारे अच्छे से काम करते हैं। इसमें एक स्वस्थ मनुष्य के, बीमार की तो क्या कहना। और मध्यम उसका रहता है जिसका मतलब ये इन 2 बसंत और शरद ऋतु जो आती है इसमें आपका बल मध्यम होता है। शिशिर हेमंत में आपका मनुष्य का बल बहुत ज्यादा तेज रहता है क्योंकि सूर्य का बल इसमें में कम है। निम्न कब हो जाता है, तो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में, क्योंकि गर्मी में आपकी कार्य क्षमता भी घट जाती है। जहां आप 4-5 चपाती खा पाते हैं, वहां 2 से या 3 से आपका मन भरने लगता है। खुराक भी खाने पीने में कम हो जाती है, आपका वजन भी कम होता है। और मान लो आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके कार्य करने की जो शैली है उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा और शरीर में भी थोड़ा सा बल कम देखने मिलेगा। थोड़ा सा कुछ काम करने के बाद में थकान हो जाती है, जबकि उत्तम बल कब मिलेगा, शिशिर और हेमंत ऋतु में। तो इस ऋतु में आपका शरीर का बल, सारे जीवधारियों का बल बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, शरीर क्षमता से, पूर्ण क्षमता से कार्य कर पाता है। और मध्यम क्षमता से बसंत और शरद ऋतु में काम करता है, निम्न क्षमता से ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में काम करता है। कि इस तरह से ऋतुओं का चक्र बताया गया है ना। तो इसको हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऋतु अनुसार रसों की प्रधानता, हमने रसों के बारे में पढ़ा था, कड़वा, खट्टा, मीठा, ये सारे जो सारे रस हैं, 6 के 6 रस। अब समझते हैं कि कौन सा रस जो है किस समय ज्यादा प्रधान नजर आएगा। तो यहाँ फिर एक चार्ट है हमारे सामने। शिशिर ऋतु में तिक्त रस यानी तीखा, चरपरा मिर्ची वाला प्रधान दिखेगा। बसंत ऋतु में क्या दिखेगा, कषाय रस। और ग्रीष्म ऋतु में कटु। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं, शरीर में रूक्षता ला रहे हैं, ड्राइनेस को बढ़ा रहे हैं। यानी वी लिखा है, वी का मतलब वात, और एरो लगा हुआ ऊपर की तरफ, तो वात को क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वात को बढ़ा रहे हैं। शरीर में वात कब बढ़ रहा है, कौन कौन सी ऋतु में बढ़ रहा है, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु में वात बढ़ रहा है। क्रमशः देखें तो शिशिर में बढ़ना शुरू हुआ, बसंत में और ज्यादा वात बढ़ेगा और ग्रीष्म ऋतु में और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे क्रम इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही चार्ट को हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वर्षा ऋतु में क्या बढ़ेगा, अम्ल, एसिड, एसिडिटी। आपको ज्यादातर एसिडिटी से संबंधित परेशानियां वर्षा ऋतु में ही नजर आती है। तो क्या करो, बच के रहो।
पित्त बढ़ाने वाली चीजों का कम प्रयोग करो। अभी जो बारिश का मौसम आने वाला है इसमें पित्त वाली चीजें हमको नहीं खानी। पित्त बढ़ाने वाली क्या, जैसे मिर्ची है, मिर्च वाली चीजें हो गई, या खट्टा, एसिड बढ़ाने वाला अम्ल है ना। मिर्च कब पित्त बढ़ाता है, मिर्च का जो बीज है ना वो बढ़ाता है। मिर्च का जो खोल है ऊपर का हिस्सा वो पित्त इतना नहीं बढ़ाता। तो बीजों को निकाल दो और फिर ऊपर का खोल जो है सब्जी में डाल के यूज करो तो हमारा वात इतना नहीं बढ़ता। वर्षा ऋतु में क्या बढ़ रहा है, अम्ल। क्या बढ़ रहा है, अम्ल, यानी खट्टाई, खट्टा जो है एसिड बढ़ रहा है शरीर में। और शरद ऋतु में क्या बढ़ रहा है, लवण। शरद ऋतु में लवण प्रधान है। और हेमंत ऋतु में क्या है, मधुर, मधुर प्रधान ऋतु है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो रूक्ष यानी वात बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, राइट। रूक्ष यानी ड्राइनेस से वात की तरफ बढ़ा रहा है। और यहाँ पर रूक्ष यानी ड्राइनेस से के लिखा है कफ, और ये एरो जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी ड्राइनेस से कफ की ओर बढ़ रहे हैं, यानी वात से कफ की ओर हमारा शरीर बढ़ रहा होता है। ठीक है, इस तरह से हमको इस चार्ट के माध्यम से शॉर्ट में समझ, हालांकि बहुत इसकी परिभाषा तो बहुत लंबी लंबी दे रखी है, उन सब में झमेले में पढ़ने के बजाय, बहुत ज्यादा आपका समय खराब होने के बजाय शॉर्ट नोट के माध्यम से हम इस चार्ट में जो दिया गया है हम इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम और इसका आगे का भाग समझते हैं। नेक्स्ट करना होगा तो नेक्स्ट बोलिएगा था। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट करूं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक तालिका है हमारे उसमें, इसे तालिका 6 नंबर भी बोलते हैं। आयुर्वेद की किताबों में 6 नंबर तालिका कहलाती है। तो यहाँ पर कुछ तारीख दे रखी है, कौन कौन सी है, यानी 24 अक्टूबर से लगभग, क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है, सारे सिस्टम गड़बड़ा गए हैं, कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। लेकिन यदि ये ठीक से काम करता होता तो क्या होता, या उस जमाने में काम कर रहा था तब क्या था, यानी 24 अक्टूबर अंग्रेजी महीना, अभी तो हमने हिंदी महीनों का नाम देखा था, अब अंग्रेजी महीनों के नाम देख रहे हैं हम। हिंदी महीनों का नहीं, सॉरी, हिंदी ऋतुओं के हिसाब से हमने देखा था। तो ऋतुओं की चर्चा के बाद में अब महीनों के चर्चा करते हैं। तो लगभग 24 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक का जो समय, हम इसके आसपास तक का 5-10 दिन वो इधर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो क्या मानते हैं, हेमंत ऋतु इसमें मानी जाएगी। हेमंत ऋतु किसमें, 24 अक्टूबर से 24 दिसंबर। ऐसे ही 24 दिसंबर से 24 फरवरी का जो समय है शिशिर ऋतु हो जाएगा। और फरवरी 24 से लेकर के 24 अप्रैल तक जो है बसंत ऋतु, और 24 अप्रैल से 24 जून तक ग्रीष्म ऋतु। 2-2 महीने की है ना ये, तो 2-2 महीने की हम चर्चा कर रहे हैं, अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही 24 जून से 24 अगस्त तक क्या होगा, वर्षा का ऋतुकाल शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा 24 जून के बाद में वर्षा का क्रम शुरू होने लगता है। इसमें 7 दिन ऊपर और 7 दिन नीचे होता रहता है, उसमें एक कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे कितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, इस समय कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बारिश। 24 अगस्त से 24 अक्टूबर तक क्या, शरद ऋतु। नेक्स्ट ले लीजिए पेज। तो ये तो हमारा चार्ट हुआ तालिका 6, जिसमें हमने ऋतुओं के जो महीने हैं अंग्रेजी के और हिंदी की ऋतुओं से टैले करके समझने का प्रयास किया कि इसमें क्या होना शेष है, मतलब कैसे होता है।
तो नेक्स्ट पेज पे आचार्य जी, नेक्स्ट। तो एक और तालिका है जिसमें हम कुछ और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वो हिंदी महीनों के नाम के हिसाब से होगा, जो हमारे ओरिजिनल महीने हैं, जिनके हिसाब से हमारी देश की ऋतुएं बनी है, आपकी अपनी, आपका अपना महीना, अंग्रेजी वाला नहीं। तो मार्गशीर्ष और पोष का जो महीना है, इसको हेमंत ऋतु माना है, और माघ और फाल्गुन में क्या है, शिशिर ऋतु होती है, और चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भादों या भाद्रपद कहें तो आप वर्षा ऋतु इस समय मानी जाती। इस समय हमारे शरीर में क्या बढ़ रहा होता है, एसिड ज्यादा बढ़ गया होता है ना। तो एसिड यानी अम्ल, खट्टा बढ़ गया होता है, खट्टा या एसिड शरीर में ज्यादा होता है। तो क्या करते हैं इस समय, नींबू पानी, इस सब चीजों का प्रयोग करते हैं। और ज्यादातर जैन समाज के लोग इस समय लंबे व्रत करते हैं, भादवा कहलाता है उनके यहाँ पर, भादवे के व्रत। तो जैन समाज के लोग इस समय बहुत लंबे लंबे व्रत करते हैं, 9-10 दिन के, इस तरह से उनका क्रम होता है। ये हवन यज्ञ बाकी सारी चीजें उनके यहाँ, और भी कई चीजें होती हैं जिनको कभी जैन साहित्य को समझेंगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम केवल इतना सा चर्चा करते हैं कि जैन समाज के लिए ये महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति के लिहाज से। वो कहते हैं कि इस समय आप भक्ति और ध्यान करेंगे तो ये अच्छा महीना है। क्यों अच्छा महीना है? क्योंकि इसमें क्या बढ़ रहा है, पित्त बढ़ रहा है, और पित्त बढ़ रहा है तो जब वात बढ़ेगा तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं, मन लगेगा ही नहीं। पित्त बढ़ेगा तो आपको एग्रेसिव नेचर देगा, और क्या करेगा, अटेंटिव कंडीशन में लाके खड़ा कर देगा। यानी पित्त जब शरीर में है तो आप ध्यान करेंगे तो आपका मन अच्छे से लगा रहेगा। क्लियर हो गया ये बात? ये एक वैज्ञानिक आधार है उनका, उसको वो मान करके चलते हैं। ऐसा मैं वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। और उनका वो धार्मिक तत्व है, वो धार्मिक कंडीशन में वो अपने को मानते हैं कि इस समय हमारा ध्यान, मेडिटेशन, गुरुजनों ने जब बताया, 24 तीर्थंकर हैं जो 24 तीर्थंकरों ने बताया कि ये सबसे अच्छा मौसम है, तो उस समय वो लोग ये कार्य करते हैं। हमारे यहाँ पर भी हम एक ये काम देखते हैं, श्रावण का महीना। श्रावण में क्या कर रहे होते हैं हम लोग, गाने भी हमारे इस ऋतुओं के आधार पर बने। सावन का महीना पवन करे शोर, जीरर झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, है ना। तो श्रावण और भाद्रपद एक अच्छा महीना है, शुभत्व लाता है और मन भी हर्षाता है। तो उसमें मन खुश रहेगा, आप टेंशन मुक्त रहेंगे, तो आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा, काम में, साधना में आपका मन लगेगा। ये एक अच्छा समय माना गया है उनके हिसाब से। दूसरा, अश्विन और कार्तिक, ये शरद ऋतु का है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, इस ऋतु में थोड़ा सा, अभी हमने पिछला जो चार्ट देखा था उसके अंदर भी हमने कुछ चीजों को जज करने का प्रयास किया था। तो पिछले चार्ट में हमने क्या देखा था, शरद ऋतु में क्या पड़ा था, शरद ऋतु में हमारे शरीर के अंदर कौन सा बड़ा क्रम, लवण का। यानी क्या बड़ा था उसमें, मध्यम है, रुक्षता से कफ की ओर जा रहे हैं, तना तो बहुत ज्यादा लवण है, मतलब इसमें क्या है, ब्लड का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन ये जा रहा होता है आगे कफ की ओर, ठंडे की ओर, राइट। इसको ऐसा समझना है कि ये जब महीना आएगा अश्विन और कार्तिक का, तो इसमें शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु आती है, और वर्षा ऋतु का जो ये पित्त वाला भाग भाद्रपद का महीना है, ये थोड़ा सा ढलान की ओर होता है। और जब हम कार्तिक स्नान
के लिए जाते हैं नदियों के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए जब हम नदी में पैर रखते हैं पहले, तो हमारा जो वात और पित्त दोनों ही कंट्रोल होता है, और इस समय ना तो वात और पित्त बढ़ पाता है, जिसके कारण हम उसमें स्नान करते हैं, पैरों को पहले डालते हैं, फिर हमारा वात का स्थान ही पैर है, नाभि के नीचे सब वात का स्थान है, तो धीरे धीरे पैरों से ऊपर, घुटने के ऊपर, फिर जंघाओं पे, फिर बाकी अपना जो है कमर वाला हिस्सा, फिर धीरे धीरे पानी को ऊपर डालना। ये स्नान का तरीका हमारे यहाँ पर बताया हुआ है। ये जो शावर वाला जो तरीका है ना, वो आपको रोग ही देगा, ये आपको बीमार ही करेगा। तो ये शावर लेते हैं वो अक्सर कर देखना बहुत ज़्यादा बीमारी में ग्रसित रहते हैं, अक्सर कर ये देखने को मिलता है। और जो इस क्रम से नहाते हैं, नीचे पैरों से लेकर के ऊपर तक जाते हैं, उन लोगों को ऐसे ही आपको ध्यान होगा कि हम लोग ध्यान करते हैं या हम शवासन में योग निंद्रा करते हैं, तब भी हम यही चर्चा करते हैं, हमारे पैरों की तरफ हमारे पंजे शिथिल हो रहे हैं, फिर और बढ़ते हैं ऊपर, घुटने शिथिल हो रहे हैं और बढ़ते हैं, हमारे एक एक अंग को हम ऐसे ध्यान में उसमें डालते हुए क्रम को इसी क्रम से मतलब बढ़ाते हैं। ये बढ़ाने का कारण ही यही है। तो हमारी सारी क्रिया पैरों से शुरू होती हैं, राइट। किसी के गुरुजनों के या हमारे आदरणीयों के हम भी चरण स्पर्श करते हैं, हाथ नहीं मिलाते हैं, प्रणाम करते हैं, राइट। ये भी पैरों से ही शुरू होता है, प्रणाम करना हाथ से नहीं होता। ये पश्चात की संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं। तो इसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक भी कारण हैं, कभी बहुत ज्यादा समय रहेगा तो उस पर चर्चा करेंगे, बहुत लंबा विषय हो जाएगा फिर, इसलिए अपन थोड़ा विषय को आगे छूने का प्रयास करते हैं। ऋतु अनुसार रसों की प्रधानता देखेंगे तो ये हम देख पा रहे हैं, रस जो है हमारे पास शिशिर ऋतु में तिक्त, बसंत में कषाय, ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं। ये दोबारा से पेज आ गया है, तो फिर अपन इसको और आगे बढ़ाते हैं। ऋतु नंबर 1, तो हमारी पहली जो ऋतु है वो हेमंत ऋतु, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, अग्नि अत्यधिक बढ़ी हुई होती है, अतः स्निग्ध रसों का सेवन करना चाहिए। मधुर, अम्ल और लवण, ये जो पहले के जो 3 रस हैं, 6 रस है ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस तरह से 2 ग्रुप बना दो, राइट। तो ये जो पहला वाला जो ग्रुप है, इसमें हेमंत ऋतु में इन तीनों का सेवन करना चाहिए। अग्नि अत्यधिक बढ़ी हुई होती है, अतः स्निग्ध रसों का सेवन करना चाहिए। लवण यानी नमक, ये शरीर में क्या करता है, पानी को रोक के रखता है, पानी को रोक के रखता है। अग्नि बढ़ भी गई तो ये पानी ज्यादा शरीर से जाएगा तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में वाटर मतलब पानी की कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए लवण रस का भी सबसे ज्यादा, मधुर यानी मीठे रस का, फिर उसके बाद खट्टे या एसिड वाले जो भी हैं, फलों का हम प्रयोग करते हैं एसिडिक, और लवण यानी बैलेंस हो जाए इन चीजों का, इसलिए ये ऐसा करते हैं। इससे आपका पीएच लेवल भी मेंटेन रहेगा, और बड़ा ही सिस्टम आपको बना के दिया गया है। वाताग्न तेलों से मर्दन, अभ्यंग व उद्वर्तन। देखिए, वाताग्न यानी वात को हरने वाले तेल, वैसे तो तेल कोई भी है वात का दुश्मन है ना। तेल कोई भी है, वात बड़ा है, उस स्थान पे तेल, बिना कोई जड़ी बूटी कोई नया भी हो तो आप तेल वहां पे लगाएंगे तो आपको वात में राहत मिलेगी। और किसी औषधि के साथ में मिला के वाताहारी औषधि बना करके आप लगाएंगे तो और ज्यादा फायदे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि औषधि का असर और तेल का असर, तेल अपने आप में, लेकिन तेल के विषय में ये जानकारी है कि तेल अपने आप को खत्म कर लेता है उस औषधि के आगे, जबकि घी ऐसी चीज है वो कभी अपने आप को समाप्त नहीं करता,
अपने गुणों को समाप्त नहीं करता, बल्कि खुद के साथ साथ जो औषधि उसमें पकाई जा रही है उसके गुण भी खुद में समाहित कर लेता है, जबकि तेल के साथ ऐसा नहीं है। तेल तो शहीद हो जाता है, राइट। तो इसलिए औषधियों के अंदर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव तेल का देखने मिलता है। तो तेलों से मर्दन करना यानी मालिश करना, मसाज करना, रगड़ना किसी चीज को, ठीक है। अभ्यंग, मर्दन का मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर से मर्दन करना, और अभ्यंग करना में थोड़े हल्के हाथों से अभ्यंग किया जाता है। और आयुर्वेदिक अभ्यंग का एक तरीका है, राउंड शेप, एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज, इस तरह से उसमें अभ्यंग की व्यवस्था दी गई है। तो जब हम पंचकर्मा समझेंगे तो पंचकर्मा में इस अभ्यंग के तरीकों को, अभ्यंग के प्रकारों को, सबको वन बाय वन समझेंगे, और किसको करना चाहिए, किसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए, और सारा उसके लक्षण क्या होते हैं, कि निरुक्ति विरक्ति क्या होगी, ये सब समझने का हम प्रयास करेंगे। उद्वर्तन करें, उद्वर्तन मतलब हमारे शरीर में कोई चीज ऐसा लगा करके उसको, जैसे गाढ़ापन होता है ना, कोई लेप वगैरह जैसे पीठी वीठी चढ़ाते हैं ना शादी के समय, ये उद्वर्तन। अभ्यंग आपको पता लग गया, उद्वर्तन पता लग गया, मर्दन आपका पता लग गया। मांस रस मद सुरा मंड सेवन करें, मतलब हम लोग क्या है कि हमारी जो संस्कृति है इसमें उन जगहों का भी ध्यान रखा गया जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, जहां मात्र 3 महीने यूरोप में सूर्य दिखता है और वहां कुछ फसल हो ही नहीं सकती, पैदा ही नहीं होती, कोई जड़ी बूटी होती नहीं, 3 महीने में जो उगा लो, बाकी जो साल भर बैठ के खाना है। तो वहां इस दौरान भी टेम्परेचर उनके 20 डिग्री के आसपास रहता है, बाकी तो -40 तक चला जाता है, 40-50 अलग अलग माइनस में ही रहता अक्सर। तो वहाँ या तो सर्दी है या भयंकर सर्दी। तो ऐसे देशों में केवल ऐसे जो मांसल पशु होते हैं, मतलब उन्हीं का मांस रस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं और कोई ऑप्शन उनके पास बचता नहीं। मद सुरा मंड, ये आज के आधुनिक हिसाब से मद यानी शराब हो गया, लेकिन हमारे आयुर्वेद में शराब अलग चीज है और सुरा अलग चीज है और मद अलग चीज है, राइट। तो सुरा, देखिए मद पुराना हो सकता है, सुरा नहीं होता। तो सुरा मंड यानी जैसे चावल का मांड वगैरह बनाते हैं, इस तरह से उसका प्रयोग होता है। तो उसका सेवन करने के विषय में बताया गया पंचकर्म में, और उसको बनाने के जो तरीके हैं उनको और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। गेहूं, उड़द, गन्ने का रस, दूध का सेवन करें। कौन सी ऋतु में कह रहे हैं? बसंत, हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में आपको इन चीजों का, गन्ने का रस का सेवन करना चाहिए, इस मौसम में आता भी है, और दूध का सेवन करना बताया गया है। निवात उष्ण ग्रह में निवास करें, मतलब ऐसी जगह रहना चाहिए। बताया गया है कि थोड़ी सर्दी हो जाती है तो गर्म स्थानों पर निवास करना चाहिए, यानी घरों को गर्म कर सकते हैं अलाव जला के, या कुछ ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें घर गर्म रहे, या बेसमेंट में जाकर के हम रहेंगे तो वो थोड़ा गर्म आपको मिलेगा। इसलिए सांप जैसे जो ये लोग हैं सब बिल के अंदर घुस जाते हैं ऐसे समय में। जिन तक स्वेदन कराएं,
स्वेदन का मतलब आप भाप स्नान करेंगे तो स्किन के पोर खुलते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। और साथ में स्वेदन कराए मतलब कोई ऐसे लेप वगैरह शरीर पर लगाएंगे जिससे कफ की वृद्धि होती है, तो ये स्वेदन उसी का हिस्सा है। ये सर ये स्लाइड चेंज होगी कि इसी स्लाइड में बता रहे हैं? ये नेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ, मैं हेमंत ऋतु नेक्स्ट बढ़ा दीजिए। आचार्य जी नेक्स्ट कर दीजिए। हमको कौन से पेज पे जाना? हेमंत ऋतु वाले पे। नेक्स्ट पेज करिए और भी आगे। हेमंत ऋतु, ऋतु की, हाँ ये वाला। तो गर्म स्थानों पे निवास करना चाहिए, दिन तक सेवन कराएं। उसके बाद में शरीर शुद्धि, ये उष्ण जल, तो गर्म जल पान दें और शीत जल लें। राइट, क्या करना है? शरीर शुद्धि में गर्म जल, यानी शरीर की शुद्धि करनी हो, साफ सफाई करनी हो, तो क्योंकि अब सर्दी का दिन आ जाता है तो थोड़ा सा गर्म जल लें। और मतलब शीत जल से जो है आपको, शीतल जल और गर्म जल दोनों ही बारी बारी से। आवाज नहीं आ रही अभी। और शरीर शरीर शुद्धि के लिए क्या करना? उष्ण जल, थोड़ा सा गर्म पानी ले लें। और पीने के लिए शीतल मतलब नॉर्मल वाटर जो होता है हमारा, वो ही लें। ऐसा बहुत ज्यादा गर्म पानी की आवश्यकता नहीं है। कोई समस्या हो तो भले ही लेना बताया गया है। शिशिर ऋतु में क्या करना है? हेमंत के समान ही होती है, इसलिए क्या करना है? लगभग लगभग वही कार्य करने हैं, परंतु रुक्षता अधिक रहने के कारण अधिक स्निग्ध कर व उष्ण द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, नहीं गर्म द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। और स्निग्ध यानी चिकने होने चाहिए। चिकना किसमें होगा? दूध में। दूध में थोड़ा सा घी डाल के यूज कर लिया, है ना, इस तरह से। ये जो समय है शिशिर ऋतु वाला, इसमें हम हेमंत के समान ही गुण रहेंगे, करेंगे तो वैसा ही, लेकिन परंतु यहाँ पे थोड़ा सा रुक्षता अधिक रहने के कारण आपको ध्यान होगा, सर्दी जैसे बढ़ती है तो आपकी स्किन में भी ड्राइनेस आने लगती है। जब आप नहा के निकालते हैं तो बाहर चमड़ी थोड़ी सी खिंची खिंची सी महसूस होती है, और बाहर निकलने के बाद में मॉइस्चराइजर लगाने का मन करता है, कुछ होंठ फट रहे होते हैं तो कुछ चिकना लगाने का मन करता है। तो खाने पीने में भी इस समय रुक्षता बढ़ रही होती है, ड्राइनेस बढ़ रही होती है बॉडी में, तो उसको मैनेज करना है कुल मिला के। तीसरी ऋतु की चर्चा करते हैं। तो शीत ऋतु में संचित कफ, तो जो शीत ऋतु यानी ठंड के ऋतु में जो संचित कफ शरीर में क्या होता है? कफ इकट्ठा होता है।
बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से पिघल कर कफज विकारों को उत्पन्न करता है, वह मंदाग्नि करता है, इसलिए कफ नाशक कर्म करें। क्या कहा गया है इसके लिए? कफ नाशक कर्म करें, यानी जो कफ को नाश करने वाले कर्म है वो कार्य करने, और कफ वाली चीजों को नहीं खाना है। कफ वाली चीज क्या होगी? केला है ना, ये क्या करता है? कफ बढ़ाता है ना, तो इस समय केले जैसी चीजों को हमको अवॉइड करना है, या ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना है। तो शीत ऋतु में क्या है? संचित कफ यानी इकट्ठा हुआ कफ, जो शीत ऋतु में इकट्ठा होता है कफ, वो क्या करता है? देखिए, कफ पहले इकट्ठा होगा, फिर इकट्ठा होने के बाद ही वो कोई न कोई परेशानियां खड़ी करेगा। और बसंत ऋतु में क्या होता है? कफ सूर्य की किरणें जो है उसको पिघलाने लगती हैं। कफ ही नहीं, पूरे संसार के अंदर सूर्य की किरणें सभी का कफ पिघलाने लगती हैं। इसलिए सृष्टि में बसंत ऋतु में आप देखोगे सब चीज झड़ती हैं, आपके बाल भी झड़ते हैं, आपके स्किन भी झड़ती है, आपके देखेंगे पतझड़ का मौसम होता है, पूरी सृष्टि में झड़ने का काम शुरू हो जाता है। इस समय नई नई सारी चीजें आती हैं, पत्तियां भी पेड़ों की नई नई आएगी, सारी चीजें बदलती हैं। ये एक मौसम होता है जिस समय हम पंचकर्म करें तो शरीर में से कफ जो इकट्ठा हो गया था सर्दी में वो पिघलने लगता है। इस समय इसका पंचकर्म का मौसम माना जाता है। तो इस समय दो, यानी मार्च अप्रैल का जो महीना है और सितंबर अक्टूबर का महीना, इसमें आपको कफ को मतलब इधर जो है इसमें कफ जो है संचित कफ होता है वो क्या हो रहा है? पिघल रहा होता है सूर्य की किरणों से। इसलिए इस समय प्रकृति की आपको मदद करनी है। क्या मदद करनी है? बसंत ऋतु में आपका कफ झड़ रहा है और शरीर के बाल बाल कुछ झड़ रहे हैं, और साथ में शरीर में क्या हो रहा है? शरीर ही नहीं, पूरी सृष्टि में हर पशु पक्षी सबके, आपने देखा होगा मोर पंख भी इस समय झड़ रहे होते हैं, और भी बाकी जो चीजें हैं आप देखने को मिलेगा, पत्ते झड़ रहे होते हैं पेड़ों से। ये सफाई का समय है प्रकृति का। तो प्रकृति चाहती है कि अब सब चीज को नया कर दिया जाए, तो नया करने के उद्देश्य से वो सारी चीजों को झाड़ना शुरू करती है। अब इस दौरान आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, हमारे बाल झड़ रहे हैं, तो फिर आपको कोई ट्यूब या कोई ऐसी सिर में लगाने के लिए लिक्विड पकड़ा दिया, आप सोचेंगे वाह डॉक्टर साहब की दवाई तो बढ़िया काम करेगी। भाई डॉक्टर साहब ने कह दिया 1 महीने बाद तो आपके बाल बढ़िया हो जाएंगे, आप तो लगाते रहो जी। तब आपने चाहे उसमें उन्होंने पानी पकड़ा दिया 1 महीने बाद तो, या 2 महीने बाद, केवल इस बसंत ऋतु को 2 महीने छोड़ दो, इसके बाद तो खुद ब खुद बादल नए आने हैं स्वाभाविक रूप से, है ना, प्रकृति के नियम है ये। अब उस समय मजा आ गया कंपनी वालों को कि बेच लो माल। हम जैसे लोग जो हैं जब जानकारी के अभाव में कंपनियों के शिकंजे में फंस जाते हैं, तो फिर कंपनी का माल अच्छे से बिकता है और हम प्रचार भी करते हैं, हाँ ये वाला तेल बहुत बढ़िया है, इससे बाल भी आ जाते हैं, इससे सब कुछ अच्छा हो जाता है? ये प्रकृति का हिस्सा है, होता ही है। आगे देखते हैं, तीक्ष्ण वमन नस्य आदि कफ नाशक कर्म करें। कफ का नाश करने वाला, क्योंकि प्रकृति खुद आपके शरीर में से बढ़ा हुआ कफ झाड़ रही है, पिघला करके बाहर निकाल रही है। थोड़ी सी मदद कर दीजिए ताकि प्रकृति अच्छे से काम कर ले, तो आपके रोग यहाँ पर झड़ जाएंगे। तो आप पंचकर्म या सफाई करेंगे शरीर की गंदगी, तो शरीर की गंदगी तो प्रकृति खुद ब खुद साफ करना चाहती है, थोड़ी सी मदद कर दो तो आपके बड़े से बड़े रोग इस समय आपको झड़ने में सुविधा हो जाती है।
तो बड़े से बड़े रोग को आप उखाड़ के इस समय फेंक सकते हो, बाकी तो करते ही हैं। इस समय प्रकृति का सहयोग मिल रहा होता है। लघु वो रुक्ष भोजन है, इस समय क्या करना है, जो ड्राइनेस बॉडी में करने वाला भोजन है वो ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कफ पिघल रहा है, कफ पिघल के बाहर निकल रहा है, तो रूक्ष बढ़ाने वाला, ड्राइनेस को बढ़ाने वाला, यानी कफ शरीर से एक्सेस है वो सब बाहर निकल रहा है। और आपने थोड़ा सा रूक्ष भोजन ले लिया तो आपका कफ, मानो आपने कफ वाला भोजन ले लिया तो आपका कफ वापस से जम जाएगा, तो वो फिर वो गंदगी शरीर में सड़ेगी, इन्फेक्शन पैदा करेगी, बीमारियां पैदा करेगी। ऐसे ही लोगों को इस समय बुखार आता है, कहते हैं ऋतु बदल रही है इसलिए बुखार आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं, राइट। ये ऋतु बदलाव में जो हेल्प नहीं करते हैं, प्रकृति की मदद नहीं करते, उनको ये सब भुगतना पड़ता है। तो क्या करना, कफ का नाश करने वाली यानी ड्राइनेस बॉडी में लाने वाली चीजों का प्रयोग करना चाहिए। और नस्य आदि करें, नाक में नासिका द्रव्य का प्रयोग करना। तीक्ष्ण वमन, तीक्ष्ण का मतलब तीखा, तीखा क्या, मिर्ची, मिर्ची वाला, है ना, ऐसा वमन करना चाहिए, उल्टी जिसको बोलते हैं। तो तीखी चीजें क्या करती हैं, मिर्ची वाली चीजें शरीर में ड्रिल मशीन का काम करती हैं, तो जो जमा हुआ कफ है उसको क्या करेगी, वो ड्रिल मशीन खोद खोद के निकालेगी, ऐसा समझो। तो तीखी चीजों का प्रयोग करना चाहिए और फिर उसका वमन करना चाहिए, उल्टी करना, जैसे काली मिर्च का काढ़ा बना के आपने पी लिया नींबू डाल करके, तो और फिर आप उल्टी उल्टी करेंगे तो ये उंगली डाल के मुंह में वमन कर सकते हैं। तो उस समय आपको कुछ ऐसा फायदा देखने को मिलेगा जो कफ को साफ करता है, शरीर से गंदगी को साफ करता है। लघु वो सूक्ष्म भोजन लें, लघु का मतलब जो पचने से आसान हो, जो नहीं पचेगा तो कफ का इकट्ठा होना जायज है, यानी कफ इकट्ठा होने लगेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रकृति का सहयोग करना है और कफ को इकट्ठा नहीं होने देना है, इसलिए लघु भोजन यानी हल्का भोजन करना है और ड्राई भोजन करना है, यानी सूखा भोजन करना चाहिए। लघु और रूक्ष भोजन करना है। थोड़ा सा व्यायाम कर लोगे तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, तो प्रकृति की हम मदद करेंगे। जो शरीर में बीमारियां हैं शरीर से वो खुद ब खुद शरीर से वो बाहर निकाल के फेंक देगी। व्यायाम करेंगे, थोड़ा पसीना आ जाएगा, पसीना आएगा और ब्लड का सर्कुलेशन तेज होगा, तो शरीर से ऑलरेडी जो कफ पिघल रहा है उसमें शरीर का तापमान बढ़ेगा ब्लड का, और वो ब्लड जहां जहां भी जाएगा वहां से कफ को पिघला करके शरीर में से सुसुपोटीन रास्तों से, जो हमारे निष्कासन के रास्ते हैं, उनसे उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगा, पसीने के थ्रू भी बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो चमड़ी की बीमारी नहीं होंगी इस समय। दादी नानी बोलती थी भाई, अरे वाह अभी निमोलियां आ रही हैं, निमोलियां, पेट की पत्तियां भी झड़ रही है, नई कोपल आ रही है, तो नई कोपल का प्रयोग करो खान पान में। तो इस समय क्या करना, पेड़ की जो नीम की पत्तियां हैं, नई नई कोपल आती हैं, उनको खाना, राइट। तो ऐसे, और निम्बोली वगैरह आए तो भी उसको लेना, ताकि स्किन डिजीज या ऐसी बीमारियां ना हो जिनके कारण हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो रहा होता है। और उनको इन्फेक्शन को साफ करना, प्रकृति के काम में हाथ बटाना, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। कर्पूर, चंदन, अगुर और केसर का लेप करें, तो ऐसी चीजों का लेप करें, राइट। पुराना गेहूं, मधु, जांगल मांस, शूल्य मांस लें, ठीक है। तो ये तो मांस वाला क्रम हमारे यहाँ तो चलता नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई बात नहीं, पुराना गेहूं लेंगे, यानी पुराना जो गेहूं, मक्का, बाजरा या जो कुछ भी हमारे यहाँ पर होता है वो पुराना ही काम में कर लेना है, नया बिल्कुल नहीं लेना है। मधु यानी शहद लेंगे, शहद भी शरीर में से मोटापा को कम करता है ना। जो कफ कम होगा शरीर में से तो मोटापा भी कम होगा ना।
ऐसे समय में आप प्रकृति की मदद करेंगे तो शरीर को स्लिम करने में आपकी प्रकृति खुद मदद करती है। शरीर में किसी का फैटी लीवर है तो थोड़ा सा सहयोग कर दो, आपका फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। ऐसी ही अन्य जो बीमारियां इस समय होती हैं, डायबिटीज वगैरह, तो इस समय आप यदि प्रकृति की मदद करोगे तो डायबिटीज में भी आपको मदद मिल जाएगी। मतलब कुल मिला के ये है कि आप सहयोग करोगे तो प्रकृति भी आपको रोग मुक्त करने में सहयोग करेगी। 7वें नंबर पे दे रखा है कि विभिन्न आसव अरिष्ट। आसव अरिष्ट क्या है? आयुर्वेद में आसव होता है ना, लोहा सव ऐसे करके देखने को मिलता है ना आपको। अशोकारिष्ट, ये रिष्ट लग गया इनके, अरिष्ट जिनके आगे अरिष्ट और आसव लग जाता है, ऐसी दवाइयों का सेवन इस समय करना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटे बाद 3 से 5 चम्मच, 3 से 4 चम्मच डॉक्टर की सलाह से हम ले सकते हैं। पंचारिष्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। द्राक्षारिष्ट, पंचारिष्ट, ये रिष्ट जितने और आसव जितने भी हैं वो सब इस समय अच्छा रहेगा। शरीर में से ये कफ को बाहर निकालेंगे, गंदगी को भी साफ करने में मदद करेंगे। सिधु, ये माध्विक, आसव और अरिष्ट जो है ये क्या मतलब काढ़ा टाइप का कोई चीज होगी क्या, विभिन्न चीजों को मिला के? आसव और अरिष्ट से क्या माने हुआ? कुछ औषधियों को एक पर्टिकुलर मटके में, बर्तन में, कांच के बर्तन में पैक करके 90 डेज तक का प्रोसेस रहता है, उसको पकाया जाता है। अच्छा अच्छा, ओके। उससे वो विषय थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अभी मैं शुरू कर दूंगा तो वो वाला काम। ओके इसलिए ओके। केवल इतना सा ध्यान रखिए कि बाजार में जो आसव और अरिष्ट मिलते हैं, इस नाम से आप आसव और अरिष्ट डालेंगे तो लोहा सब, खून बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए लोहा सब आता है। कई बार बोलते हैं ना आयरन की कमी है महिलाओं को, आप भाई आयरन की टेबलेट लो, तो टेबलेट लेने के बजाय लोहा सब का आप प्रयोग करें। और क्या कर सकते हैं? अशोकारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। महिलाओं को समस्या किसकी आती है? ज्यादातर मासिक धर्म के कारण हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा होता है, उसमें कोई गड़बड़ी होने के कारण ये सारी बीमारियां हो रही होती हैं। हार्मोन्स का अप एंड डाउन होने के कारण ये बीमारियां आ रही होती हैं। तो आसवरिष्ट का प्रयोग करें तो आशुकारिष्ट बहुत बढ़िया चीज है, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। खाने के बाद में आप ले सकते हैं इसको, टॉनिक के तौर भी आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा ये तासीर में गर्म ही होते हैं। माध्विक यानी मद वाले, माने कि किसी जच्चा को ये दे दिया जा सकता है? बहुत अच्छा, मजा आ जाएगा। जच्चा को दे हम्म। सकते हैं, जी बहुत जी। बढ़िया। दशमूलारिष्ट जच्चा को देना ही चाहिए। हमारे यहाँ अच्छा। पहले जच्चा को जैसे ही बच्चा हुआ, उसको जो मेथी के लड्डू बनाते हैं बाकी सारी चीजों के साथ में, ये दशमूलारिष्ट यानी 10 मूल, पंचमूल होती है, एक तो छोटी पंचमूल है, एक बड़ी पंचमूल है, दोनों को मिला करके 10 मूल हो जाती है। हम्म। 10 मूल क्वाथ भी आता है, काढ़ा भी आता है। काढ़ा बहुत जल्दी असर करता है और दशमूलारिष्ट धीरे धीरे असर करती है। तो 8-10 बोतल जो है आप पिलाओगे तो जो आने वाली जो समस्या है, मेनोपोज के टाइम जो महिलाएं भुगतती हैं, वो सारी समस्याएं नहीं होंगी। जो हमारे पास आकर के कहती हैं डॉक्टर साहब समस्या ये है कि जब से मेरा बेटा या बेटी हुई है तब से मैं ये रोग भुगत रही हूँ, वो वाला रोग भुगत रही हूँ, ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो आना बंद हो जाएंगी। ये यदि होने लगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो आगे जी। बढ़ते हैं हम।
माध्विक यानी मद का, ये जो मद वाली आशा वरिष्ठ वाली इस टाइप की ही चीजों का प्रयोग करना चाहिए। सौंठ, आसन, मधु, मोथे से पकाया जल सेवन करने से अग्नि भी बढ़ती है। ये मोथे छप गया, गलत हो गया, मेथी, राइट। तो मेथी से पकाया हुआ जल यानी मधु यानी शहद, मेथी और सौंठ। ये सौंठ क्या कर रहा है, पेट में गैस बनने से रोक देगा। तो ऐसे का काढ़ा बनाओ इनका, इन सब चीजों का। आपको जड़ी बूटियां सब मिल जाएंगी बाजार में, ये सब ला करके। ये आसन क्या है सर? आसन एक्चुअली एक जड़ी बूटी का ही स्वरूप है। ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, आप चिंता न करें। जब आप ये चीज दिखाएंगे उनको जाकर के तो दे देंगे। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक और यू। ना भी मिले तो बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। सौंठ बहुत बढ़िया काम कर जाता है, सौंठ और मेथी तो गजब का। और जब पक जाए, इसको काढ़ा बन जाएगा, तो मधु यानी शहद मिला लो इसमें, ठंडा होने के बाद, गर्म में नहीं। शहद मिला के इसमें पकाया हुआ इसका जो जल होता है उससे ही, उसका सेवन करने से अग्नि भी बढ़ती है, यानी हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, भूख बढ़ती है, वह कफ का नाश होता है। तो ये क्या कर रहा है, कफ का नाश कर रहा होता है। त्याज्य, इस मौसम में क्या नहीं करना, तो गुरु यानी भारी भोजन बिल्कुल नहीं करना, शीतल ठंडा तासीर का चीजें नहीं लेना, स्निग्ध भोजन ना करें, चिकने भोजन। दिवा स्वप्न ना करें, दिवा स्वप्न का मतलब दिन में सोना ना करें। दिन में सोएंगे तो मेरे पास जो रोगी आते हैं ज्यादातर पथरी के, ये पथरी जमना, यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्द, ये सब वालों को समस्याएं बढ़ जाएगी। केवल हमने एक योगाचार्य की पत्नी थी, उनको सलाह दिया कि बेटा, हमने पूछा कितनी एज है, उसने बोला 29। मैंने कहा बेटा एक ही काम करो, दिन में नहीं सोना। बोले 2.5 साल का बच्चा है, दूध पिलाना पड़ता है, रात को परेशान करता है, लात मारता है, सब करता है। मैंने कहा कुछ भी करो, दिन में नहीं सो। केवल 2 दिन नहीं सोई, उसका पथरी का दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। पथरी सबके बनती है और रोज शरीर से निकलती भी है। हमें, हम उसको सहयोगी वातावरण दे देंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, वातावरण आप पैदा करते हो उसके लिए कि वो जमे। मधुर अम्ल रस का त्याग करें। कौन कौन से रस? मधुर अम्ल रस का त्याग करें। खट्टा हो, एसिडिक हो, यानी दही बिल्कुल नहीं। दही मधुर भी है, अम्ल भी है, एसिड भी है, और गर्म है तासीर में, इसलिए बिल्कुल त्याग करें। यानी गुरु यानी भारी, तो दही पचने में भारी भी है। तो गुरु जो भारी भोजन है, उसका जो सुपाच्य ना हो, आसानी से नहीं पचते हो, उनका त्याग करना। अब ग्रीष्म ऋतु की जो चर्चा है वो हम अगले क्रम में देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु का जो है चौथे नंबर की ऋतु, 3 ऋतुएं हमारी हो चुकी हैं, चौथे नंबर की ऋतु अगली बार हम देखेंगे। थोड़ा समय पर ज्वाइन कर लें। मैं चाहता हूँ 9 बजे खत्म हो जाए ताकि हम सब भोजन कर पाए समय पर। रात को देरी से भोजन करना, देर से सोना, ना आपके लिए हितकर है ना मेरे लिए। तो करते हैं इसका समापन। जी सर, शुक्रिया सर। ओके जी, सभी को प्रणाम, ओके, नमस्कार।
प्रणाम सर, प्रणाम।